गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 हमारा एंड हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जिसको एनसीईआरटी में बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये स्टार्ट करेंगे। हम नया चैप्टर शुरू कर देते हैं और जो हमारा पिछला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कुछ भी तुम्हारे डाउट्स होंगे जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं बीच बीच में क्लास में डिस्कस करता रहूँगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इस चैप्टर में हमें क्या क्या मेन टॉपिक पढ़ने हैं पहले वो मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे पहले, फिर हम आएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना ये भी आपस में रिलेटेड है ना। मतलब कि इतना सब कुछ पढ़ लिया तो इस चैप्टर का फेज 1 पूरा कर लिया है ना। ये सब पढ़ लिया तो ये चैप्टर का फेज 1 पूरा हो गया हमारा। फिर है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली अब फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले पार्ट को लेके आएंगे। अब ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी वजह से हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस सिस्टम की हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे ना इस सिस्टम की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। फिर ये जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा तो फिर आएंगे हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। और इस टॉपिक में भी काफी सारे सब टॉपिक्स होंगे, है ना। तो ये एक अलग से हमारे पास ये एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। ये एक अलग से हमारा चैप्टर भी होता है कुछ बोलते हैं। ये हमारा फेज 3 हो जाएगा, ये फेज नंबर 2, है ना, ऐसा हो सकता है। कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस फिर से एक बड़ा सा टॉपिक है हमारा। और काफी सारे बुक्स में तो ये एक अलग चैप्टर होता है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये नया चैप्टर पढ़ रहा है। तो इसमें ये वाले मेन टॉपिक्स हैं। इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या है उसकी लिस्ट तुम सबको है ना व्हाट्सएप में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और आज के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिंबल हम लेते हैं V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने ये किसी भी चार्ज के अराउंड जो रीजन होता है ना उस रीजन में हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी। वैसे ही एक किसी भी चार्ज के अराउंड जो रीजन है ना वहां पर हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे हम एक स्केलर क्वांटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इट इज स्केलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फील्ड अराउंड अ चार्ज। ये फील्ड मतलब कि हम नॉर्मल फील्ड कर रहे हैं, फील्ड मतलब कि रीजन, है ना। हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने दो पार्ट में डिफाइन किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल रहे थे, इसलिए हम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड वाले वर्ड से कंफ्यूज हो जाता है। जब मैं यहाँ पे फील्ड बोल रहा हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड
पोटेंशियल की बात कर रहा हूं इसमें ना। इट इज अ स्केलर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फील्ड अराउंड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये एक स्केलर वे है, एक स्केलर तरीका है किसी भी चार्ज के अराउंड, ठीक है, किसी भी चार्ज के अराउंड फील्ड को रिप्रेजेंट करने का स्केलर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के अराउंड, है ना, किसी भी चार्ज के अराउंड किसी भी एक पॉइंट पी पर अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा, है ना। तो इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नीड अ रेफरेंस to define electric potential at a point P due to charge। किसी भी चार्ज की वजह से अगर हमें किसी भी एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है तो हमें रेफरेंस हमें चाहिए होता है ना, कि इस रेफरेंस से यहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ से मैं किसी एक पॉइंट P पर पोटेंशियल डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रेफरेंस हम चेंज कर देंगे तो उसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चार्ज की वजह से जो वैल्यू आएगी वो भी चेंज हो जाएगी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू ये नहीं है, ये ध्यान रखें। तो इन जनरल रेफरेंस क्या लेके चलते हैं? रेफरेंस जो है वो हम लेके चलते हैं इन्फिनिटी, मतलब कि हम इन्फिनिटी से पोटेंशियल डिफाइन करते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट पे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी is taken to be zero, है ना। बेसिकली रेफरेंस पे पोटेंशियल जीरो लेके चलते हैं, तो अगर मैंने इन्फिनिटी लिया है रेफरेंस पे तो वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल जीरो होगा। ये कुछ फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है, इसको नोट करते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना डेफिनेशन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर डिफाइन कैसे है, वो डिफाइन है, वो लिखते हैं, वो नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, due to a charge at any point P is defined as the negative of work, negative of work done by electric force in slowly important यहाँ पे वर्ड है, in slowly bringing a unit positive, slowly bringing an unit positive, slowly bringing a unit positive test charge from infinity, यहाँ पर रेफरेंस infinity तो infinity, from infinity to that point P। यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है पर यूनिट है ना टेस्ट चार्ज।
इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। बेसिकली जब मैं यूनिट पॉजिटिव यहाँ टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ तो टेस्ट चार्ज ये जो अपना टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है और टेस्ट चार्ज होना पॉजिटिव होता ही है। ये उसकी डेफिनेशन है। वो सिंपल सा क्या है कि अगर हमें किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो उसकी वजह से मैं ये समझा रहा हूँ डेफिनेशन। ये मेरा चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट P पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना हो, मान लेते हैं कि ये r डिस्टेंस पे पॉइंट है हमारे चार्ज से, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना हो, इसकी वजह से इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज की वजह से एक पॉइंट P पर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें कैसे डिफाइन है कि हम उसके लिए पहुंच जाएंगे इंफिनिटी पे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे? इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे। ये ध्यान रखना है, हमें कहाँ पहुंच जाना है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे हम टेस्ट चार्ज लेके पहुंच जाएंगे। अपना टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो पता ही है ना। तो इंफिनिटी में हम लोग टेस्ट चार्ज लेके पहुंच जाएंगे और ये टेस्ट चार्ज को स्लोली, इस टेस्ट चार्ज को स्लोली हम लोग इस पॉइंट P तक लेके आएंगे। इस टेस्ट चार्ज को हम स्लोली इस पॉइंट हम P तक लेके आएंगे। ये टेस्ट चार्ज को स्लोली हम लोग इस पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो भी वर्क किया है इलेक्ट्रिक फोर्स ने उसकी नेगेटिव वैल्यू वो फाइंड करेंगे और उसको हम लोग हमारे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भी कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क का सिंबल लिख देते हैं यहाँ पे WE, है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन Q0। ये हो जाएगा। यहाँ पे अपना WE क्या है? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में कितना वर्क किया ये है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्लोली का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लोली का मतलब क्या है? स्लोली का मतलब ये है कि हर इंस्टेंट पे हमारे टेस्ट चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। एट एवरी इंस्टेंट, स्लोली का मतलब क्या है कि एट एवरी इंस्टेंट टोटल फोर्स ऑन Q0 इज 0। ठीक है, स्लोली का मतलब ये है। मतलब कि प्रैक्टिकली तो फिर ये अपना पॉसिबल नहीं है ना कि अगर हर इंस्टेंट पे अगर नेट फोर्स 0 होगा तो चार्ज पार्टिकल मूव है ना कैसे करेगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि प्रैक्टिकली, ये तो हमने यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया वैसे हमने इसलिए यहाँ पे स्लोली लेके जा रहे हैं कि सो दैट कि हमारे चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कुछ भी चेंज ना आएगा ना। वो हर इंस्टेंट हमारा चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, है ना। इसका मतलब ये सिंपल सा, सो दैट कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है, ठीक है। अब ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सबसे बेसिक डेफिनेशन है। इसी की हेल्प से हम हर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हर अलग अलग चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये डेफिनेशन देखिए तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होगी पोटेंशियल की। तो ये होगी हमारे यहाँ पर जूल पर कूलम। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशंस क्या होंगी? तो डायमेंशंस को इस फॉर्मूले से इजी निकल आएगा। ऊपर क्या है? वर्क, नीचे क्या है? चार्ज। वर्क की डायमेंशन होती है ml2 t-2, ये होती है वर्क की डायमेंशन। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। तो वर्क की डायमेंशन होती है ml2 t-2 अपॉन चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशन होती है a into t, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन होती है a into t। इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये मेरा आ जाएगा अरेंज होकर m l2 t-3 a-1, है ना। ये आ जाएगा m l2 t-3 a-1। ये देख लो एक बार, इतना होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। चार्ज की IT Q इक्वल टू IT है ना, और ये तुम्हारी एनर्जी की वर्क एनर्जी एक ही चीज।
अब यहाँ पर इस वाली डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग वर्क निकालना सीखते हैं ना, पहले हम लोग वर्क निकालना सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो वो अप्लाई करते हैं हम लोग फिर पॉइंट चार्ज के लिए। यहाँ पर अब चार्ज कैसा है, यहाँ पर अब कैसा अरेंजमेंट हो, तो सबसे आसान केस क्या है हमारा, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की बात करता है, उसकी वजह से कितना होगा पोटेंशियल वो फाइंड करता है। तो ये मेरा एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट पे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस P पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है, P पॉइंट पे कि क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। और ये रही मेरी डेफिनेशन, इसका यूज करना है हमें, है ना, इसका हमें यूज करना है। ये डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि हमें ऊपर निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वर्क निकालना है, जो भी वर्क आएगा उसको यहाँ रखना है, ठीक है। तो फिर अपना माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट। लेकिन ये वर्क मेरा क्या है, वर्क है मेरा, हम जब चार्ज को किसको टेस्ट चार्ज करें तो हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। वर्क हमें किस प्रोसेस में निकालना है कि जब हम लोग टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से हम लोग टेस्ट चार्ज को स्लोली इस पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस में वर्क। तो मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्लोली लेके आ रहा है ना, बहुत ही आराम से स्लोली यहाँ लेके आ रहा है, और किसी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट मान लेते हैं कि मेरा टेस्ट चार्ज यहाँ पहुंच गया, किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पहुंच गया। इस टेस्ट चार्ज की पोजीशन डिफाइन करते हैं इससे, यहाँ से ये टेस्ट चार्ज पहुंच गया h डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे पहुंच गया, h डिस्टेंस पे, ठीक है। और जब ये आगे की ओर उसको जब लोग और आगे मूव कराएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो ये आगे की ओर होगा, ये ds। तो ये ध्यान रखना है कि मैथमेटिकली अगर मैं ऐसे x यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ और मुझे जब यहाँ पे dx डिफाइन करना है, स्मॉल ये चेंज यहाँ डिफाइन करना है, तो वो हमेशा इंक्रीमेंटल होता है। क्या होता है, इंक्रीमेंटल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर dx नहीं लिखा, क्योंकि हम dx को वापस उल्टा नहीं दिखा सकते, ठीक है, कि मैंने x ऐसा डिफाइन किया है और dx फिर मैं ऐसा दिखा दूँ, वो नहीं कर सकते मैथमेटिकली, है ना, वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा कैलकुलस पे रूल होता है, वो ध्यान रखना। तो x अगर ऐसे डिफाइन किया तो dx ऐसे ही डिफाइन होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो पॉइंट P यहाँ पर है, तो इस चार्ज को अगर पॉइंट P तक पहुंचना है तो उसका रियल में तो डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ से ये चीज देख सकते हैं मैथमेटिकली, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ds होगा वो फिर माइनस ऑफ dx होगा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन क्या है, ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, तो हम ds को माइनस ऑफ dx हम लिख सकते हैं। ये कहीं यूज करना तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस इंस्टेंट पे पहले बात करते हैं, अभी तो वो डिस्प्लेसमेंट तो हमने मार्क कर दिया। इस इंस्टेंट में बात करते हैं फोर्स की, कि हमारे इस चार्ज पर फोर्स कितना होगा। तो हम बनाएंगे इस चार्ज का एफिनिटी, इस चार्ज के एफिनिटी में फोर्स क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव होता ही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा ये टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे रिपल्शन होगा और जॉइनिंग लाइन के अलाउ होगा, तो जॉइनिंग लाइन के अलाउ है, और एक रिपल्सिव फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। वैल्यू कितनी होगी, तो k q1 q2 बाय, और इन प्लेस ऑफ r यहाँ पे x आएगा, क्योंकि h डिस्टेंस पे k या q1 q2 अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर k q q0 बाय x स्क्वायर, है ना, मैंने कूलम्स लॉ यूज किया। ये आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, यहाँ पर अब बताओ मिसिंग क्या है। मिसिंग ये है कि हम स्लोली मूव कर रहे हैं, अगर एफबीडी में तुम्हें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ दिख रहा है और मैं कोई और फोर्स इस पर नहीं सोचूं, तो इस फोर्स की वजह से तो ये चार पार्टिकल रिपेल होना चाहिए, ये फिर पॉइंट P तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पॉइंट P तक ये चार पार्टिकल कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, ये तो रिपेल हो रहा है। और रिपेल हो रहा है, छोड़ दो यहाँ से, तो ये तो है ना, स्पीड इसकी बढ़ती रहेगी रिपल्शन में, हर इंस्टेंट में स्पीड है ना चेंज होती रहेगी।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि स्लोली जब लेके जा रहे हैं ना, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा एक फोर्स हमें एज एन एक्सटर्नल एजेंट हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपोजिट लग रहा है, इस केस में लेफ्ट की ओर लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स क्या है? फोर्स exerted by an external agent। तो एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है कि वी हैव टू, है ना, slowly bring a test charge। We have to slowly bring a test charge from infinity to that point P। हमें इस पॉइंट P तक, इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक हमारे टेस्ट चार्ज को स्लोली लेके आना है। स्लोली लेके आने का मतलब क्या है कि हर इंस्टेंट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यहाँ पर क्या है कि, ठीक है, कि टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। यहाँ पे टेस्ट चार्ज पर टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट हमने मार्क कर दिया है, तो फिर नेट फोर्स जीरो होगा। इतनी चीज हमें डेफिनेशन से मिल गई है ना। अब हमें वर्क निकालना है। पहले इतना देख लो, इतने पार्ट को आराम से नोट कर लो। तो मैं ये क्वेश्चन, ये भी जो मेरी डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, ये बता कर रखा हूँ। तो फिर ध्यान से देखो, नाउ यू हैव टू फाइंड वर्क, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फाइंड करना है। यहां पर बॉक्स में लिखता हूं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी डी आर है ना, डी एक्स डी वाई, ये होता है मेरा वर्क का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर व्हिच इज आल्सो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर cos थीटा। ऐसा हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, है ना। चैप्टर कौन सा है? वर्क पावर एनर्जी। वहां पढ़ा है हमने कि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर्स का इंटीग्रेशन व्हिच इज आल्सो इक्वल टू f dr cos थीटा, जहां पे f क्या है? f वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, dr क्या है? हां, कि dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये वाला dr है ना बेसिकली ऐसे, और cos थीटा। तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क निकालना है। तो देखो यहां पे देख रहा है फिगर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर ये हो गया राइट हैंड साइड की ओर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर, है ना। रियल में जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉइंट बी तक लेके आ रहा है, तो चार्ज पार्टिकल अगले इंस्टेंट पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की डिस्प्लेस होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? एंगल हो गया 180। तो ये हो जाएगा FE into DS into, है ना, cos 180। ये हो जाएगा FE into DS into, है ना, cos 180। यहाँ पे अपना cos 180 क्या है? क्योंकि FE और DS के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर डेटा पुट करूँ तो FE क्या है? K Q नॉट बाय x स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे ऑपरेटर मेरा s का है और वेरिएबल x का है, तो मैं ds को पुट कर सकता हूँ माइनस, है ना, dx। यहाँ से ये ds और dx में रिलेशन, तो यहाँ ds को पुट कर सकता हूँ माइनस ये dx। ये अपना क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ, है ना, रूल्स जो हमारे यहाँ पे कैलकुलस में जो रूल्स है ना, बिकॉज ऑफ रूल्स एज अपना डिफाइंड इन कैलकुलस को ध्यान रखना है।
कॉस पोलैरिटी कितना होगा तो होगा -1। तो देखो माइनस माइनस से ये अपना पॉजिटिव हो गया। सॉल्व करते हैं ऐसे, तो k स्मॉल q k और q q नॉट ये बड़ा कांस्टेंट बाहर आ गया, बचेगा 1/x² इनटू dx, ये बचेगा अंदर इंटीग्रेशन साइन के। अब लिमिट रखनी, तो हमारा जो अपना यहाँ टेस्ट चार्ज है q नॉट, उसने अपनी जर्नी कहाँ स्टार्ट की थी, यहाँ से की थी जर्नी स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से जर्नी क्या हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, और कहाँ तक आएगा, इस P पॉइंट तक आएगा। तो यहाँ पर उसकी जर्नी क्या हो रही है, यहाँ पे उसकी जर्नी एंड हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। इट मींस कि जब वहां पे जर्नी स्टार्ट की थी तो x तो मेरा यहाँ पर देखो x मेरा देखो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो x का ये एरो हेड यहाँ तक आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी, और जर्नी स्टार्ट हो रही है वहां पे इन्फिनिटी पे और एंड हो रही है पॉइंट P पे। तो जब यहाँ पर पहुंचेगा पॉइंट P पे तो x की वैल्यू हो जाएगी, देखो r के ऊपर, स्मॉल r के ऊपर ना, ये रो यहाँ पे, तो इस x की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r के ऊपर। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी पे, तो x मेरा इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक आएगा, r तक आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी से r तक आने वाला है, ये ध्यान रखना। तो 1/x² का इंटीग्रेशन सबको पता ही है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ये हम लोग बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं फिजिक्स में, तो याद हो गया। लिमिट रखनी बाकी है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, तो ये आएगा मेरा k q नॉट 1/r अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 1/∞ ऐसे। ये टर्म हो गया 0, तो ये मेरा बचेगा सॉल्व होकर माइनस k q नॉट बाय r, ये आया मेरा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस k q नॉट बाय r। ये आ गया इस पूरे प्रोसेस में वर्क। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क है ना, इस आंसर से हमें क्या दिख रहा है, इस आंसर से हमें ये दिख रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क है वो एक्चुअल में ना पाथ पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, कि हम किस पाथ से आ रहे हैं। ये देखो फाइनली आंसर में देखो ये ही अपना टर्म आया कि स्मॉल r, ये सब यही है अपना टर्म। तो फिर यहाँ पर इस पूरे पाथ का मतलब नहीं, इस P पॉइंट पे हम चाहे ऐसे पहुंच जाते हैं या ऐसे पहुंच जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हम जैसे P पॉइंट पे है ना, पाथ से मतलब वो हम लोग इस पाथ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है ना। तो हमें इस पूरे प्रोसेस को भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने सिर्फ दिखाया है कैलकुलस से कि ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। पर हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। और माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर राइट हैंड साइड की ओर है F, और एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे अपन लेफ्ट की ओर है, तो फिर वर्क तो हमारा नेगेटिव आना ही था। वर्क हमारा क्या था, नेगेटिव, ये पूरी नेगेटिव आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों अपने चार्जेस पॉजिटिव है, इनका नेचर। तो अगर मैं नेचर P पुट करता हूँ तो भी एज अ होल ये चार्ज, ये जो वैल्यू है तो भी एज अ होल मेरी नेगेटिव रहने वाली है, ये वैल्यू एज अ होल नेगेटिव रहने वाली है, ये ध्यान रखना है। तो अगर मैंने ये फाइंड कर लिया तो लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। Vp कैसे डिफाइंड है, तो माइनस ऑफ WE अपॉन Q नॉट, तो माइनस ऑफ WE की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस K Q नॉट बाय R, देखो ये मैंने नोट कर दिया, अपॉन Q नॉट, माइनस से माइनस हट गया, Q नॉट से Q नॉट हट गया, तो P पॉइंट पे क्या आया पोटेंशियल, तो K Q बाय R, और ये पूरी देखो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। तो हमने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके अराउंड है ना हर पॉइंट पे
पॉजिटिव आता है पोटेंशियल, ये वैल्यू मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि इसका नेचर मैंने पॉजिटिव, यहाँ पे नेचर लेके चल रहा है, देखो यहाँ पे मैं नेचर लेके चल रहा हूँ, तो ये एक मेरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता है पोटेंशियल उसके आसपास, ठीक है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन से नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस कुछ मतलब कि एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, इसका मतलब डायरेक्शन से कुछ भी नहीं है, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, वो मैं ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ये पॉजिटिव आया पोटेंशियल। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज और है ना, एक चीज और हम फोकस करते हैं, हम निकालते हैं कि वर्क डन बाय ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये जो हमारा एक्सटर्नल एजेंट ये जो फोर्स लगा है इसका वर्क क्या होगा, ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैसे मेरा आंसर आ गया, जो हमें चाहिए था इस टॉपिक में वो एम है ना पूरा हो गया, फिर भी हम फाइंड करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, वो कितना होगा। तो ये जब पूरा नोट हो जाए तो इसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स, WEXT फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये देखो ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना, 0 है, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर WEXT इनटू DS इनटू cos 0, ये cos 0 आया। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड तो अपना यही है KQ0h², और यहाँ पे ds को लिख देंगे हम लोग माइनस ये dx, और अपना यहाँ पे cos 0 होता है 1, तो यहाँ पर अपना एक प्लस एक माइनस, तो आंसर ऐसा हो माइनस ही रहेगा। देखो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, ये माइनस साइन तो आगे रहने वाला है। अब माइनस साइन जब यहाँ तक आ गया है, बाकी सब तो वही लिमिट इतना आ गया ना, देख लो ये माइनस साइन ये रहा और यही माइनस ये रहा, ये तो मैंने किया है इंटीग्रेशन, तो उसका माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब जब ये प्लस हो जाएगा तो W एक्सक्लूड यहाँ पे कितना आएगा, वो आएगा तुम्हारा KQ0, और जब लिमिट पुट कर देंगे तो बाय R ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज का सीखने को मिल रही है, हियर वी कैन सी दैट work done by external force is equal to minus of work done by electric force, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ से हमें ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली कहानी में ये ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू यहाँ पर। हाँ, तो जब भी हम स्लोली मूव कर रहे हैं, जब भी हम एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव कर रहे हो, तो एक तो तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स तो होगा ही होगा, जो कि इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स है। ग्रेविटेशन में ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के बाद है ना, ग्रेविटेशन में ही स्टार्ट कर लूँगा, वैसे जो हमारा 11th का टॉपिक बचा है ये। अब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुम्हें वो बहुत ही जल्दी समझ पाना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम चीज़ पढ़ने वाला है। तो वो ध्यान रखना है कि ये हमेशा ट्रू है, विच इज ऑलवेज करेक्ट ट्रू। मैं क्या रहा था कि जब भी हमारा एक कंजर्वेटिव अपना फोर्स फील्ड में अगर ऑब्जेक्ट पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसको स्लोली मूव करना, तो हमें एक बाहर से एक एजेंट को, एक्सटर्नल एजेंट को बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी पड़ेगा, सो दैट कि नेट फोर्स 0 रहे। स्लोली मूव कर रहा हूँ तो नेट फोर्स को 0 रखना है, ठीक है, नेट फोर्स को 0 यहाँ रखना है, ये ध्यान रखना है। और उस वाले केस में ये हमेशा ट्रू रहता है कि जो वर्क आ रहा होता है एक्चुअल एजेंट का, ठीक है, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना यहाँ पे वर्क आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या फिर तुम बोल सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कर रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे तब जाके इक्वल होते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे हम कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी ये पूरा ट्रू है अपना, है ना, ये ध्यान रखना है। इट मींस कि इसके बाद ही जस्ट ये तुम्हें यहाँ नोट करना है
ये जब मैंने ये फॉर्मूला प्रूव किया उसके बाद ही जब ये अपना नोट करना है कि हमने ये एक नई ऑब्जर्वेशन देखी और ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में हम ये चीज हम ला सकते हैं। Can also be defined as, तो V is equal to, जैसे मैंने ये डिफाइन किया था, हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, बाय Q नॉट। तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, तुम ये एक नया टर्म ये भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम होती है। देखो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया इस केस के लिए, पर हर केस के लिए प्रूफ नहीं करूँगा, तुम्हें इसको फैक्ट मानना है, ये हमेशा ट्रू है, दिस इज ऑलवेज, है ना, ट्रू। ये ध्यान रखना है हमें, क्यों ट्रू है वो भी बता दिया। ये तुम्हारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ये तुम्हारा यहाँ पे किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ट्रू है, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है उसके लिए ट्रू है। जैसे एक और है हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड। होपफुली इतना सबको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया होता, एक नेगेटिव है ना पॉइंट चार्ज लिया है, तो r डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट P पे निकाल रहा हूँ कि क्या होगा पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आंसर आता है माइनस के क्यूब आया। क्या आता है आंसर? माइनस के क्यूब आया। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो के माइनस क्यूब आया। मतलब कि तुम्हें पोटेंशियल में, पोटेंशियल के फॉर्मूले में तुम्हें ऐसे रखना है कि चार्ज का नेचर लेके चलना है। देखो चार्ज का नेचर लेके चलना है। इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, तो जब यहाँ पे प्रूव करोगे तो तुम्हें पता है कि माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अब एंगल चेंज हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। वो तुम्हें ट्राई करना है खुद से। तो इसमें हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड पॉजिटिव होता है पोटेंशियल, वैसे शॉर्ट फॉर्म में स्टेटमेंट लिख के याद कर दोस्तों, ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। और पोटेंशियल अराउंड नेगेटिव चार्ज क्या होगा? देखो नेगेटिव चार्ज के अराउंड पोटेंशियल, देखो मेरा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। पोटेंशियल अराउंड नेगेटिव चार्ज इज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हर पॉइंट पे अपना पॉजिटिव होगा पोटेंशियल। उसकी वैल्यू कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो देखो यहाँ पर आर पर डिपेंड कर रहा है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए तो पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव चार्ज के लिए उसके अराउंड हर पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा। वैल्यू में पता चल रही है कि वैल्यू तुम्हारी आर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि, है ना, बढ़ेगी या घटेगी, वो आर के ऊपर है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के उसके अराउंड पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव पोटेंशियल। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कंटिन्यू इसको हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही। इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसको नोट कर लेने से एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो होपफुली आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन जो किया वो सबको समझ में आया होगा, और पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या होता है फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल का वो भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको जो भी उसने पढ़ा उसको अप्लाई करना है। तो देखो एक मैं आसान सी प्रॉब्लम पूछता हूँ पहले। ये यहाँ पर एक
प्लस 4q चार्ज रखा है, यहाँ पर एक प्लस q चार्ज रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस l है। तो ये वाला देखिए हमारा पॉइंट ए है, ये बी है। तो बताना है कि एक पॉइंट पी की हमें लोकेशन बतानी है ना, पॉइंट पी की लोकेशन बतानी है कि अपना पॉइंट पी कहाँ पे होगा, हमारे ए से बतानी है कि अपने ए से पॉइंट पी कहाँ होगा कि उस पॉइंट पी पर अपना टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाए, टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाए ना। ये यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि हमें बता रहा है कि यहाँ पर पॉइंट पी की लोकेशन की उस पॉइंट पी पे टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाए, वो सोचना है। मतलब 4q चार्ज से हमारा पॉइंट पी कहां पर होगा कि उस पर टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाए। अब ध्यान से सुनो, इस केस में तो वो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस केस में कोई भी ऐसा पॉइंट पी अपना पॉसिबल नहीं है कि उस पॉइंट पर अपना टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाए। पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, है ना, कोई भी पॉइंट भी बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे डायरेक्शन होती है तो कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं और मुझे टोटल फील्ड अगर जीरो करनी है, तो एक चार्ज की फील्ड अगर यहाँ पे लेफ्ट की ओर है तो दूसरे चार्ज की फील्ड राइट की ओर होनी चाहिए। पहला चीज क्या होती है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और सेकंड चीज क्या होती है उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड। पर पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जब लोग ऐड करेंगे तो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से ऐड कर देंगे। तो अगर मुझे किसी भी एक पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल जीरो करना है, तो वहां पर जितना पॉजिटिव अपना पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए पोटेंशियल। वहां पर जितना हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए पोटेंशियल। लेकिन अगर दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव है, तो मैंने क्या सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके अराउंड हर जगह पॉजिटिव होगा पोटेंशियल। तो दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो हर जगह तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा पोटेंशियल, अब नेगेटिव तो कहीं होगा ही नहीं। तो क्या यहाँ पर कोई भी पॉइंट पी पर हमारा टोटल पोटेंशियल जीरो हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे हर जगह इन दोनों की वजह से पॉजिटिव ही वैल्यू पहुंचेगी, वहां नेगेटिव वैल्यू तो कभी पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो मैंने तुमसे पहले पूछा उसको तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, इस केस में इम्पॉसिबल है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट ऐसा मिल सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो सकती है, लेकिन इस केस में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल सकता है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर फील्ड जीरो हो तो वहां पर पोटेंशियल जीरो होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पी पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, इस पी पॉइंट पे फिर टोटल पोटेंशियल क्या होगा। अगर ये पी पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है, पी पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, ये सॉल्व करते हैं ना, ये आसान सा है कि अगर पी पॉइंट मेरा यहाँ पर ए बी का मिड पॉइंट है तो बताना है कि पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करता है, ये चार्ज को मान लिया कि हाँ ये चार्ज का नाम है ए, इस चार्ज का नाम है बी, तो हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ड्यू टू अपना चार्ज ए, इस चार्ज ए की वजह से पोटेंशियल, एंड इट इज आल्सो ड्यू टू चार्ज बी, इस चार्ज बी की वजह से भी पॉइंट बी पे पोटेंशियल। तो P पर पोटेंशियल क्या होगा, A की वजह से पोटेंशियल जो आ रहा है उसकी वैल्यू प्लस जो B की वजह से आ रहा है पोटेंशियल उसकी वैल्यू। इन दोनों को हमें सिंपल सा अलजेब्रिक एडिशन से करना है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन से करना है। यहाँ पे कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो डायरेक्शन नहीं सोचनी है, ये ध्यान रखना दिमाग में। तो P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, A की वजह से भी और B की वजह से भी। हम लोग एक एक करके देखेंगे। तुम्हें निकालना है पोटेंशियल इनटू A, तो A पर कितना चार्ज रखा है, ये रखा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल, और A से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, तो L/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, k क्यूब है यार, तो k 4q बाय r, ये हो गया, और प्लस ये प्लस साइन, और अब निकालते हैं इसकी वजह से, तो b पॉइंट पर रखा है प्लस q चार्ज, और इस चार्ज से हमारे पॉइंट है ना p की डिस्टेंस हो गई L/2, टोटल L दिया, तो यहाँ लिखेंगे k q अपॉन L/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना तो आता है सबको, ऐड करना है सिंपल से।
ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 10k⁴l, ये आ जाएगा 10k⁴l है ना। ये देखो ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू, ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया ना, तो टोटल पोटेंशियल क्या है आपके पॉइंट पे 10k⁴l है ना। एलसीएम ये 2 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम से एल हो जाएगा, तो ये 8 + 2 तो 10k⁴l। होपफुली इतना सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगली क्लास में इसके ऊपर से फिर कुछ और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 29 में।